हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था आपका जो है खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, हिस्ट्री का जो है नोट्स प्रिपेयर हो चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको एक साथ मिलेगा, ताकि हिंदी इंग्लिश एक साथ, ताकि जो चीज़ें समझ में ना आए हिंदी में आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप दोनों मीडियम एक साथ पढ़ रहे हो तो। डिटेल में नोट्स मिलेगा, 200 से अधिक पेजेस विद फोटोज विद इमेजेस एंड हाईलाइटेड के साथ। ये नोट्स खुद मैंने तैयार किया है और काफ़ी मेहनत लगी है, और इसमें मेरे साथ और भी एक दो लोग थे जिन्होंने हेल्प की प्रूफ रीडिंग बाकी सब चीज़ों में। तो कल जो है होपफुली आपको व्हाट्सअप नंबर जो है मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मिलेगा। और ये केवल हिस्ट्री का नोट्स है, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि हिस्ट्री का ही इतना ज़्यादा है कि पहले मैंने सोचा कि हिस्ट्री कंप्लीट करके आपको दे देती हूँ, फिर आपको ज्योग्राफी भी बाद में जो है प्रिपेयर करके दे दूंगी। और ये वो भी केवल 49 रुपीज़ में केवल हिस्ट्री का मिलेगा, ठीक है। केवल मात्र 49 रुपीज़ में है। जिसे भी चाहिए होगा तो कल आपको मिल जाएगा। इतने दिनों से जो मेहनत थी अब वो कल जो है सफल हो जाएगा। आप सभी को नोट्स भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और बाकी क्वेश्चन आंसर आपको पता ही है, वो सब कुछ मैं आपको एग्जाम के समय जो है वन लाइनर के थ्रू सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर दे दूंगी, ठीक है। तो डिटेल नोट्स साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके पास रहेंगे वन लाइनर, तो काफ़ी हेल्प होगा सीटेट में। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आप ज्योग्राफी का भी दे दीजिए, तो जी हाँ, वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो जब हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलो, ये मुझे आपको बताना था। और बाकी ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको पता है कि ये डेट पूछता है आपसे, जितना पूछेगा एनसीईआरटी में उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। डिटेल में मत पढ़ने लगना कि भारत छोड़ो आंदोलन पूरा कहीं और से पढ़ रहे हो। ये आपको डेट याद रखना है, अगस्त 1942 क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है। कल मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड सारी चीज़ें बता ही दी हैं, कल वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। अब देखो, ये भारत छोड़ो और उसके बाद इसमें क्या है, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रथम विश्व युद्ध, अब यहाँ पे ना दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण स्टार्ट हुआ, और अंग्रेजों को एक तरीके से चेतावनी दिया गया कि वे फौरन भारत को छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो। तो ये प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में जो है दिया था, तो वो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ये इसमें इन्होंने ही दिया है, करो या मरो असहयोग आंदोलन, क्योंकि ऑप्शन में पता है क्या लिखेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे लिखेगा, रुकिए एक मिनट बताती हूँ। पहले असहयोग लिखेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, सविनय लिख देगा, और फिर लिखेगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको याद रखना है, अगर बाय मिस्टेक मैंने असहयोग बोल दिया हो पहले, तो आपको याद रखना है कि जो करो या मरो है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने इसका आह्वान किया था, ठीक है, ना कि असहयोग सविनय। और इसीलिए पूछता है। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन ही, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है मिले थे, कुछ युवा लोग भी शामिल हुए थे, और इसमें दो लाइंस बनाई गई थी कि पहले जो है फ्रंट पे, मान लो जो बड़े नेता है उनको अगर पुलिस पकड़ के लेके जाती है और जेल में बंद कर देती है, तो बाकी के जो दूसरे वाले हैं वो इसका मोर्चा संभालेंगे। तो ये पूरी कहानी है, बट जितना है इसमें उसको पढ़ते हैं। तो जैसे ही इन्होंने ये नारा, मतलब ये किया, और अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करने के लिए, तो गांधी जी और अन्य नेताओं को ना फौरन ही जेल में बंद कर दिया गया। बट आपको पता है कि आंदोलन बंद नहीं हुआ था, आंदोलन स्टार्ट था, और इसमें किसान और युवा जो है बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमला हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। तो ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसके बाद से देखिए, फिर अंग्रेज तो आसानी से मानने वाले नहीं हैं, आप जानते हो कितना नीचे गिर सकते हैं। उन्होंने बर्बर जो है दमन का रास्ता अपनाया, और 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया, और 1,000 लोग को तो भाई उसने मार ही दिया, पुलिस की गोली से वो बेचारे मर गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी ऊपर से भीड़ पर ना गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, और आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अगस्त 1942 का है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि विश्व युद्ध जो बीच में आया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय, एक ये रीजन बन गया था, और इसी वजह से आज़ादी भी मिल गई, आसानी हो गया था। क्योंकि ना ये क्या करते, ये चाहते थे विश्व युद्ध में कि भारतीय जो सैनिक है ना उनको शामिल करवाना चाहते थे। और हम लोगों की मांग क्या थी, हमें जो है स्वतंत्र कर, हमें जो है
स्वतंत्रता चाहिए और वो मान नहीं रहे थे। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद से स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। तो यहाँ पर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रस्ताव में विभाजन या फिर पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। तो आखिर में क्या था, देखिए देखो 1940 आपको पता ही है कि उसमें मुसलमानों के लिए भी जो है स्वतंत्र राज्य की मांग स्टार्ट हुई थी पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र के। और इसमें जो है विभाजन या फिर उस समय नहीं था कि इसमें ऐसा कुछ विभाजन करना है या फिर पाकिस्तान का ऐसा कुछ जिक्र नहीं था। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। ठीक है, तो उसके बाद से इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठन के बीच में स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे ये 20 और 30 के दशक में पहुंचते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में भी तनाव पैदा होने लगे। अब ये आपसे प्रश्न पूछता है, ये जितनी आपको फोटोज दिख रही है ना, ये तो इसलिए सबसे पहले इसको करते हैं और 1 मिनट पहले ये खत्म कर लेते हैं फिर वो। तो आपने देखा कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव जो है वो भी होने लगा। और 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा जो एक कारण रहा। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ पर मुसलमान जो है ना वो अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा जो है एक गौड़ भूमिका ही निभानी पड़ेगी। और लीग को ये भी डर था कि भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। ठीक है, ऐसा इन लोगों को लगने लगा था। और उसका एक रीज़न ये है 1937 का जो प्रांतीय चुनाव है, याद रखिएगा। फिर 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे कि एक तरीके से फासला और बढ़ गया। तो आपको पता ही है कि 1937 से स्टार्ट होता है। फिर मुस्लिम लीग बोलती है कि संयुक्त मतलब कांग्रेस के साथ हम भी मिलकर चलो गवर्नमेंट बना लेते हैं। कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक तरीके से ये तनाव हिंदू और मुस्लिम के बीच में और बढ़ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव जो है फैलाना स्टार्ट कर दिया। फिर 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी, क्योंकि फिर मान गए थे अंग्रेज की ठीक है तुम सैनिक को शामिल करो, हम लोग जो है ये जो स्वतंत्रता वाली जो मांग है इस पे हम मतलब एक तरीके से उसने बोल दिया कि ठीक है ये हम एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद से जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने कांग्रेस और लीग से बातचीत स्टार्ट कर दी। यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का ये कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। इस वजह से ये बात आगे बढ़ी नहीं, और कांग्रेस भाई इसको मंजूर नहीं कर सकती। कैसे कैसे हो सकता है कि भारतीय मुसलमान का केवल एकमात्र ही प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। इस वजह से फिर आपको पता है कि 1946 में दोबारा से प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु मुसलमान जो थे उनको भी आरक्षित जो सीट थे ना काफ़ी अच्छी सफलता मिली। लीग जो है वो पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। लीग का था कि हमारा एक अलग राष्ट्र हो, हमको पाकिस्तान, जो आपको पता है स्टार्टिंग से ही था पाकिस्तान की मांग। स्टार्टिंग से नहीं, मतलब जब उनको पता चलने लगा कि यार हम तो बहुत अल्पसंख्यक हैं, हम तो एक गौड़ भूमिका में ही रहेंगे, तब से ये सारी चीज़ें तनाव बढ़ गई थी। फिर मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा, और इस सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ मतलब खास जो प्रावधान थे ना उस पर सहमत नहीं हुए, दोनों ही नहीं हुए। फिर क्या हुआ भाई, अब देश का विभाजन जो है असंभावित था, और कैबिनेट मिशन ही अब बनकर आता है, आप जानते ही हैं। तो इसकी कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। तो प्रश्न आपसे पूछता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? 16 अगस्त 1946 को। क्यों? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये फैसला लिया, और ये एक तरीके से 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे थे। ठीक है,
और कई दिनों तक चलता रहा और इसमें हजारों लोग मारे गए, ठीक है। और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। अल्प असंख्य महिलाओं को जो है विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचार का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाने पड़े। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी हो गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शकल सूरत ही बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इतनी आसानी से पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें टॉर्चर हुए हैं और इस तरीके से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया, ठीक है। अब देखिए ये अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले आप ये फोटो देखो, हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। आपको पता है कि जब ये मांग नहीं इतनी आसानी से तो ये विभाजन वाला प्रस्ताव माना नहीं गया। जब ये कार्रवाई दिवस मनाए 16 अगस्त 1946 को, तो उसी दिन क्या हुआ ना कि कलकत्ता में दंगे स्टार्ट हो गए। हिंदू मुस्लिम ही आपस में लड़ने लगे और ये दंगा एक दिन का नहीं था, कई दिनों तक चला, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। महिलाओं को जो है बहुत सारा जो है इसमें टॉर्चर किया गया, लोग अपना घर छोड़ दिए। तो इससे ना बहुत सारे लोग दुखी भी हो गए, गांधी जी और भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि इस तरीके की हिंसा हो। बट ये जो दिन था एक तरीके से बहुत ही उस समय का जो है वर्स्ट डे था। बाद में लोगों ने कहा कि यार क्या फ़ायदा इतने खून खराबा का, चलो ठीक है, जो इनकी मांग है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, उसको एक्सेप्ट ही कर लेते हैं और इस तरीके से ये विभाजन हुआ। अब यहाँ से तो प्रश्न पूछेगा ही आपसे कि ये आपका प्रत्यक्ष दिवस, बाकी चीज़ें भी पूछेंगी, जैसे कि ये हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। इनसे प्रश्न पूछता है क्योंकि हम इनको सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं। तो इनसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए। जो गफ्फार खान है, इनको हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं और वह जो है खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। और यहाँ पर देखो सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तो नेताओं में से एक थे, ठीक है। और यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमारा भारत का विभाजन हो। 1947 में इन्होंने इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के जो साथी थे ना उस पर बहुत गुस्सा भी निकाला था अपना। ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारा जो है देश का बंटवारा हो। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन है? गफ्फार खान है। इनको हम बादशाह खान के भी नाम से जानते हैं। ये एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा। और ये आज आपका हिस्ट्री कंप्लीट, इसके बाद से अब आपका ज्योग्राफी स्टार्ट है, ठीक है। तो होपफुली हम लोग कल से ही ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ये आपसे पूछेगा, तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां पर किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था उसे बोलते हैं। यह फोटो देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं और ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं। बम्बई अधिवेशन से पहले आपस में ये लोग बात कर रहे हैं। 1946 का समय था और इस समय जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्र भारत की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक था और इन सब पे बातें चल रही हैं। चलिए ये वाला जो पेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा गया है। ये रहा। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन पूछता है कि जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया? तो वो है मौलाना आज़ाद। आप ये फोटो देख सकते हो। इनका जन्म हुआ था मक्का में। इनके पिता बंगाली और माँ जो है अरब मूल की थी। बहुत सारे भाषाओं का इनको ज्ञान था और आज़ाद जो है इस्लाम के विद्वान भी थे, ठीक है। धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे और ये जो है गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहे हैं। प्लस हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। और जिन्ना का जो 2 राष्ट्र सिद्धांत था ना, इसका इन्होंने विरोध भी किया है, ठीक है। जितना आपके इसमें एनसीईआरटी में है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, डिटेल में चीज़ें मत पढ़ना, क्योंकि जब वो आपके में पूछेगा ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रश्न यहाँ से 2 बनेगा। एक तो 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया? मौलाना आज़ाद। और साथ में ये जो है सभी धर्मों के बुनियादी एकता मतलब यूनिटी चाहते थे और काफ़ी सक्रिय रहे हैं जो भी आंदोलन हुआ है। उसके बाद से आपका ये दूसरा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपको पता है नमक सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था, बट दक्षिण में भी नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ है और ये किसने किया था? सी राजगोपालाचारी। तो वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसने स्टार्ट किया था? तो सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये कई बार पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो वो हैं सी राजगोपालाचारी और इनको लोग राजा जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन। दक्षिण में नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गोपालाचारी जी ने,
उसके बाद से स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही रहे हैं, और राजा जी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो इतने में से ही आपके क्वेश्चंस इतने सारे बन गए। अब यहाँ से देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये रहे हमारे, और इनकी आपको पता है बनी है मूर्ति गुजरात में ही। तो ये देखिए 1945 से 46 के दौरान का है, और पटेल जो है नादियाड गुजरात के गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में थे, तो वो है 1931। ये बहुत ही ज़्यादा कई बार पूछा गया है, और सिर्फ इतना ही पूछेगा। अब ये देखिए महात्मा गांधी के साथ है ये जिन्ना, 1944 का समय है, और इसमें जो चीज़ें पूछी गईंगी, 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया, और अंत में वह पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 1920 और 1934। तो आई थिंक हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब एक बार मैं जो चीज़ें आपको बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें मैं बोलती हूँ कि हाँ यही बस पूछेगा, तो उसके अलावा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री से आपके ना 15 क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचो 6, 7, 8, हर क्लास में किसी में 14 चैप्टर है, 8, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सब कहानी ही पूछेगा, इसलिए आपसे जो इम्पोर्टेंट है वही पूछेगा, और 15 ही क्वेश्चन इनको बनाने हैं, बाकी ज्योग्राफी भी तो है। तो आपको सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें जितना मैंने कराया है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, आपको ईयर्स याद रखने हैं, साथ में उसका रीज़न कि किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, स्वतंत्रता की ओर हम कैसे पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद से आपको ये जो अभी मैंने बताया नमक सत्याग्रह हो गया, जिन्ना, मौलाना आज़ाद, देन आपको ये प्रांतीय चुनाव, ये कई बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर विश्व युद्ध जैसे ख़त्म हुआ तो किस तरीके से जो है पाकिस्तान की मांग आगे बढ़ी, और उसके बाद से कैबिनेट मिशन जो है वो आता है, और इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग बनवाने के लिए एक आंदोलन स्टार्ट करता है, और वो है आपका 16 अगस्त 1946, जिसमें काफ़ी जो है खून खराबा होता है। और उसके बाद से जो है हमारा जो देश है वो पाकिस्तान का एक जन्म मतलब विभाजन हो जाता है, और इस तरीके से ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह जो आनंद विभाजन की जो पीड़ा है और हिंसा के साथ हमारे सामने आता है। तो बस बहुत ही आसान है, और इसको आपने एक हिस्ट्री की तरह देखा है। ठीक है, ये नहीं कि टेंशन अरे भाई कितना रटना है, ये नहीं समझ में, नहीं, आपने स्टोरी की तरह समझा है ना, तो आप स्टेटमेंट कभी गलत नहीं करेंगे। कुछ भी स्टेटमेंट पूछा है, आपको मेरे नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ में मैंने यहाँ पर डिटेल में चीज़ें पढ़ाई है ना, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा वो। ठीक है, आप भूलोगे नहीं। हाँ, ये जरूर कर लेना कि कुछ जो डेट वगैरह है ना, आप उसे जरूर नोट करें। तो फाइनली आज की ये जो हमारी क्लास है हिस्ट्री की कंप्लीट होती है, इतने दिनों से चल रहा था। अब कल से हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 से, ज्योग्राफी का भी 6, 7, 8, और अगर आपको हिस्ट्री के नोट्स पसंद आएगी तो हम ज्योग्राफी भी आपको जो है बनाकर दे देंगे, जल्दी ही देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाएं, PDF जो है अब पूरा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आज की क्लास का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।